eat. रात 1 बजे मीरा वाराणसी पहुंची थी, पर उसके पहुंचने से बहुत पहले ही इधर दिल्ली में रात 10:30 बजे मनु और गौरव ISBT कश्मीरी गेट पर बस का वेट कर रहे थे। तू अपना ध्यान रखियो, कोशिश करियो घर से ज्यादा बाहर ना निकले, और इमरजेंसी ही हो तो मुझे बता के निकलियो। गौरव मन्नू की बातें सुनने से ज्यादा उसकी शर्ट देख रहा था। उसकी व्हाइट शर्ट पर बड़े बड़े येलो फ्लावर्स बने हुए थे और उन हर एक फ्लावर के पीछे एक क्यूट मधुमक्खी झांक रही थी। तू जानबूझकर मेरे लिए ऐसी शर्ट लाया है ना कि तू बाद में हंस सके। अरे नहीं सर जी, बल्कि आप तो बहुत ही क्यूट लग रहे हो, पुकी बाबू लग रहे हो आप। एक मारूंगा अभी, ये पूकी थूकी निकल जाएगा सब। जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दे। अरे सर जी, आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अब बड़ा बच्चा बन गया हूँ। आई कैन हैंडल दिस सिचुएशन। आप बस ये देखो कि उधर भाभी को ब्लड पहुँच जाए। हाँ, फोन किया था रुचि को, वो लोग गोपालगंज पहुँच गए हैं, पर अभी ओल्ड एज होम तक नहीं पहुँचे। देख, सब ठीक ही होगा। ये बैग तू ही रख अभी संभाल के। मेरी शक्ल पर पहले ही 12 बजे हुए हैं, ऊपर से किसी हरामी ने रील बनाकर डाल दी है, तो कहीं कोई गड़बड़ हुई तो ये बैग और फंसाने के काम करेगा। गॉट इट सर जी, फिकर नॉट, मैं इसे संभाल के रख दूंगा। ठीक है, और कुछ भूल तो नहीं रहा? पैसे वैसे है ना? सर जी, पैसे तो नहीं भूले आप, वो तो आपने मेरी जेब से सारे निकाल लिए हैं, लेकिन आप पैसे देने वाली को भूल रहे हो। उसको भी पूछते रहना कि कहाँ पहुंची वो। अरे हाँ यार, अच्छा भला ब्लड का इंतजाम हो गया था, उसको वापस लौटा देना चाहिए था। उसका मैसेज आया था कि उसे गोरखपुर की बजाय बनारस की फ्लाइट मिली थी, यही दिल्ली से, तो वो अब बनारस जा रही है, फिर वहां से बस लेगी। अरे जो भी रूट ले, लेकिन उसको बोल दो कि आपको अपडेट करती रहे। अभी मैसेज कर दूंगा। चल तू निकल, मैं देख लूंगा यहाँ से। दोनों गले मिले, ऐसा लगा जैसे जन्मों बाद दोनों अलग हो रहे थे। गौरव को भी मन्नू के साथ रहते रहते किसी न किसी मुसीबत में फंसना और फिर निकलने की आदत पड़ गई थी। उसे इन सब में तो मजा आ ही रहा था, लेकिन जिस तरह मनु ने शिवानी को ब्लड दिलवाने के चक्कर में पूरे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया की लड़कियों को फोन किया था, वो चीज गौरव को ज्यादा फैसिनेट कर रही थी। गौरव मनु को सी ऑफ करके कश्मीरी गेट से बाहर निकल आया था। वो मुस्कुराते हुए खुद से ही बोला, क्या लाइफ है यार मन्नू की, जिस शहर में जाएंगे वहां एक गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। वाह क्या बात है, ग्वालियर में एक, आगरा में एक, भोपाल में एक, नोएडा में एक, हिमाचल में, मुंबई में, जालंधर में, और यहाँ तक कि कश्मीर में भी एक। वाह, काश कि ऐसी किस्मत मेरी भी हो जाए यार। गौरव की इमेजिनेशन में बेडरूम आने लगा। वो अभी सोच ही रहा था कि ऐसा क्या करे कि उसको भी मनु की तरह ढेर सारी लड़कियों से मिलने का मौका मिले, कि तभी उसके मोबाइल पर ईमेल आई। ईमेल पढ़ते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। यस, देखा, मन्नू ही मनहूस है, इनके जाते ही जॉब वापस आ गई। यप्पी! ईमेल उसके मामू के ऑफिस से आई थी। इजी क्लेम्स वाले उसे परमानेंट जॉब ऑफर कर रहे थे। उसे कल सुबह ही नोएडा ऑफिस में मैनेजर की मीटिंग करनी थी। रात से किसी तरह रास्ता ढूंढते पूछते भैया जी और उनकी छोटी सी सेना थक के चूर हो गई थी, पर किसी के भी पास सोने का टाइम नहीं था। जुगनू और रुचि ट्रक से सबसे पहले उतरे। जैसा उन्होंने सोचा था, ये ओल्ड एज होम उनकी इमेजिनेशन से बिल्कुल उलट था। हम तो सोचे थे कि कोई बड़ा सा बंगला होगा, उसमें सुंदर सा बागीचा होगा, जहाँ बुढ़ा लोग बैठ कर शतरंज खेल रहे होंगे। यहाँ तो सब सुनसान है। बहुत बंगला लग रहा है ये। अरे लगे रहो मुन्ना भाई, से बाहर निकालिएगा भैया जी। ऐसा फिल्मों में होता है, वो भी बम्बई का ब्रज आश्रम होता है। हम तो ऐसा घर भी पहली बार देख रहे हैं। रात के सन्नाटे में ओल्ड एज होम की कोठी के अंदर बजी बेल बाहर तक सुनाई दी। तुरंत एक दुबले पतले बूढ़े ने गेट खोला। आइए आइए, आपका इंतजार कर रहे थे। हम त्रिभुवन हैं, यहाँ का देखभाल करते हैं। आइए आइए अंदर। जुगनू ने जैसे ही उस बूढ़े को देखा, वो रुचि के कान में फुसफुसाया, ऐ छोटकी, ये कोई बात बताओ, जहाँ जवान लोग रहता है वहाँ कोठी के देखभाल के लिए अब बूढ़ा रामू काका होता है। जहाँ बूढ़ा लोग रहता है तो भी तो कोठी का देखभाल के लिए बूढ़ा रामू काका है। काहे सिर्फ बूढ़ा लोग ही बंगला का देखभाल कर सकता है?
फिर बूढ़े का देखभाल कौन करेगा? रुचि थकी हुई थी, फिर भी उसको अपनी हंसी रोकने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ी। कोठी के अंदर भी अच्छा खासा अंधेरा था। अंदर घुसते ही एक पतली सी गैलरी थी। उसके दोनों तरफ दो दो कमरे बने थे। आगे एक बड़ा सा आंगन था और उस आंगन के बाद उल्टे हाथ पर सबसे पहले एक किचन था, जहां एक कम बूढ़ी औरत बैठी मटर छील रही थी और उसके साथ ही दो कमरे और थे। इस एरिया को देखकर फिर झुमरू रुचि के कान में बोला, अब बताओ, छाव छाव कमरा दे दिया है, बाथरूम एको नहीं, जबकि बूढ़ा लोग कमरा से ज्यादा तो बाथरूम में रहता है। रुचि ने फिर अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। आंगन में ही दो खाट पड़ी हुई थी, उन्हीं पर उन तीनों को बैठने के लिए कहा गया। सबसे पहले झुमरू वहां बैठ गया। आप लोग भी बैठ जाएंगे? ऐसे कैसे बैठ जाए? बिटिया तो अभी ट्रक में ही है। किसी को भेजकर सामान उतरवाने में मदद कर दीजिए, तब बिटिया को बाहर निकालेंगे। त्रिभुवन सोचने लगा। आपको आने में थोड़ा देर हो गया। यहाँ रहने वाला तो सब लोग सो चुका है। जिन्हें खून देना है बस वही जाग रहे हैं। सामान तो आपको खुद ही उतारना पड़ेगा। इनको ये भाई साहब को साथ ले लीजिए आप। सामान उतारने के लिए जैसे ही त्रिभुवन ने झुमरू की तरफ इशारा किया, झुमरू खाट पर लेट गया और आंखें बंद करके सोने की एक्टिंग करने लगा। त्रिभुवन ने आंखें सिकोड़ी। सब बुरी तरह थक गया है। कोई बात नहीं, हम अकेले ही उतार लेंगे। ऐसे कैसे उतार लेंगे? झुमरू भैया उठिए, उठिए जल्दी, नौटंकी नहीं कीजिए। बेटिया धीरे बोलो, यहाँ सब गोलियां लेकर सोए हैं। एक बार उठ गए तो सारी रात नींद के लिए तड़पते रहेंगे। रुचि ने मुंह तो बंद कर लिया, पर हाथ नहीं रोके। उसने झुमरू को हिला डाला। झुमरू आंख बंद किए किए मुस्कुराने लगा, पर उठा फिर भी नहीं। जी उसके कान के पास गई और बोली, अगर आप तुरंत उठकर हमारे साथ नहीं आए तो आप वही खाना खाइएगा जो ये बूढ़ा लोग खाते हैं, भूजे, खिचड़ी और दलिया, क्योंकि हम तो अपने लिए अलग रसोई पकाएंगे। झुमरू ने तुरंत आंखें खोली और बिना कोई बहस किए ट्रक के पास चला गया। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। उसके पीछे पीछे मुस्कुराते हुए भैया जी भी पहुंच गए। रुचि वहीं खड़ी रही। वो रसोई के साथ वाले कमरे में बैठे एक आदमी की छाया देख रही थी। वो आदमी इतना बूढ़ा भी नहीं लग रहा था। रुचि को अपनी तरफ देखता देख उसने छड़ी उठाई और बाहर आने लगा। धीरे धीरे वो बाहर आंगन में आया तो त्रिभुवन ने टोका, आप अभी क्यों आए? आराम कीजिए भैया, जब जरूरत पड़ेगा तो बुला लेंगे। रुचि उसे ध्यान से देखने लगी। वो आदमी झुक के चल रहा था, फिर भी वो यहाँ मौजूद सबसे लंबा था। वो बिना कुछ बोले एक खाट पर बैठ गया। उसकी गर्दन में मेडिकेटेड पट्टा बंधा हुआ था। एक हाथ में बैंडेज लगी थी। टांग देखकर भी लगता था कि जैसे कोई बड़ी चोट लगी होगी। इससे पहले कि रुचि उसे कोई बात करती, पसीने में हाँफते हुए झुमरू और भैया जी शिवानी को उठाकर अंदर लाने लगे। झुमरू को ठीक से पकड़ो। अरे सहारा दो भाई। हाँ। अरे हम सिलेंडर भी तो पकड़े। झुमरू की आंखें फटी रह गई। वो चलते चलते रुक गया। हे बुड़बक, रुक काहे गए? बस 2 कदम और है। भैया जी, सिकंदर दादा। भैया जी ने भी खाट पर बैठे आदमी की आंखें देखी। यही गनीमत थी कि उनके हाथ से शिवानी छूट नहीं गई। मुंह का देख रहे हो? बिटिया को रखो खाट पर। दोनों ने जैसे ही शिवानी को खाट पर रखा, वैसे ही सिकंदर के पैरों में गिर गए। आप ठीक हो दादा? इससे बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता। हमको माफ कर देना दादा, हमसे बिलंडर हो गया। अब कसम से कहते हैं, हमको लगा वो हमका चूतिया।
सिकंदर ने उसके सर पर अपना पैर रख दिया। झुमरू के मुंह से रही सही आवाज भी निकलनी बंद हो गई। आप लोग कृपया कम हल्ला कीजिए। रुचि टुकुर टुकुर सबको देख रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्यों भैया जी और झुमरू इस आदमी के पैरों में गिर रहे थे। उठो छोटो, सीधा खड़ा हो जाओ। भैया जी की आंखों में आंसू थे, झुमरू की आंखों में डर था। सिकंदर ने भैया जी को गले लगा लिया। मुसीबत का समय तुम सच्चा भाई बनकर सामने आया है। तुमने नमक का सही फल अदा किया। भैया जी ने हाथ जोड़ दिए। झुमरू कांपने लगा। सिकंदर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारे पास मौका था, हमारा इलाज करने का मौका मिला था तुमको, तुम चूक गए। कोई बात नहीं, अब फिर मौका है, हमारा भतीजी को खून चढ़ाने का मौका। इस बार चूके तो जानते हो क्या होगा। आखिरी लाइन कहते कहते सिकंदर की आवाज क्रूअल हो गई थी। झुमरू हाँ में सर हिलाने लगा। त्रिभुवन तीसरे कमरे में गया और डीप फ्रीजर से 1 यूनिट ब्लड पैकेट ले आया। हाँ, पहले ही निकाल के रखे। हमें लगा हम ही को निकालना पड़ेगा। चलिए, आधा काम बचा। सिकंदर ने भैया जी की तरफ देखा। ये किस जानवर को पकड़ के ले आए हो तुम? इसको इतना नहीं पता कि खून चढ़ाने से पहले उसका जांच होता है। जब हमें पता चला तुम आ रहे हो तो हम सुबह ही 1 बोतल खून निकालकर जांच करवा लिए थे। अब पता है दादा, अब पता काहे नहीं, सब पता है। पटना एम्स में काम किए हैं हम। इतनी देर से चुप बैठी रुचि हैरान हो गई। आप पटना एम्स के डॉक्टर हैं? डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के सहायक। पर डॉक्टर से कम नहीं जानते। अभी देखिए आप। झुमरू सही कह रहा था। वो जब तक जोकर बना हुआ था तब तक की हंस बोल रहा था। जब वो सीरियस हुआ तो उसने सबसे पहले अपने झोले से एक व्हाइट कोट निकाला, फिर एक कैप पहनी, मास्क लगाया, दस्ताने पहने और बिल्कुल शांत होकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तैयारी करने लगा। रुचि हैरानी से उसे देखती रह गई। शिवानी का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। यहाँ मॉनिटर भी नहीं था कि झुमरू उसकी हार्ट बीट और ऑक्सीजन लेवल चेक कर सके। वो बस बार बार शिवानी का हाथ पकड़कर अपनी घड़ी देखता था और फिर अपने काम में लग जाता था। इस बीच सिकंदर उसके पास ही बैठा उसका सर सहला रहा था। सिकंदर की आंखों में आंसू थे, पर यहाँ सब उसे जितना मजबूत समझते थे उतना बने रहने के लिए वो रो नहीं सकता था। अचानक उसे ऐसा लगा कि शिवानी की गर्दन अपने आप ही एक तरफ डोल गई। झुमरू ने भी ये होते देखा। उसने पास पड़े तौलिए से मुंह पोंछा और फिर से शिवानी की नब्ज चेक करने लगा। सिकंदर की नजर झुमरू के चेहरे पर जम गई।